तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके हेल्थ की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को घुटनों पर खड़ा कर दिया, तो वहीं इटली, स्पेन के बाद सबसे ज़्यादा कोई देश प्रभावित हुआ तो वो था भारत। हम सब ने वो दौर भी देखा है जब हमारे देश में ये महामारी कहर बनकर टूटी थी और अस्पतालों में कहीं ऑक्सीजन नहीं थी तो कहीं बेड नहीं थे। हम सब ने वो दौर देखा है जब अपनी ही लापरवाही से हमने अपनों को खोया। कई लोगों की जान इस कोरोना वायरस ने ली। कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वायरस हवा में है, अभी भी मौजूद है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भारत सरकार के साथ ही हरियाणा सरकार भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी कर रही है, पर सरकार की तैयारी कहीं नाकाफी ना हो जाए और आप लापरवाही ना करें। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए चलिए करते हैं आपको अवेयर और हेल्थ एक्सपर्ट से लेते हैं हेल्थ टिप्स, जिससे कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाया जा सके। दूसरी लहर के दौरान उठाए गए कदम हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से डोर टू डोर सर्वे के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी गई। समय समय पर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच भी की जा रही है। सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त कोरोना किट भी दी जा रही है। गांव में आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। ये तमाम वो कदम उठाए गए जो दूसरी लहर के दौरान सरकार की तरफ से किए गए। कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए और तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स का सरकार ने गठन किया है। तीसरी लहर से निपटने के लिए कोविड के कई जिलों में 500 बेड के हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं। मेडिकल स्टाफ की भर्ती पर जोर दिया गया है। बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाने पर फोकस है। कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं और हरियाणा में वैक्सीनेशन 2.5 करोड़ के पार कर गया है। अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ यानी 1,75,00,000 लोगों को वैक्सीन डोज लग चुकी है। 75 लाख लोगों को लगी है कोरोना की दोनों खुराकें। 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 45 से 60 साल की आयु के लोगों को वैक्सीनेट किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। साथ ही तकरीबन 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। प्रदेश में कुल मिलाकर यह आंकड़ा 2,51,00,000 तक हो गया है वैक्सीनेशन का अब तक हरियाणा में। तो सरकार पूरी तरह से सतर्क है। आप भी सतर्क रहिए। आज कोरोना की ही बात करेंगे। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे कोविड की कि किस तरीके से आप कोविड से कर सकते हैं अपना बचाव, क्योंकि ये महामारी छोटी मोटी महामारी नहीं है, बेहद ही गंभीर महामारी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर वरुण बंसल हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा। मेडिकल ऑफिसर हैं, गोहला चिका से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका, समय देने के लिए और खबर फास्ट पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी डॉक्टर सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिरकार कोविड की जिस तरीके से सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी, पूरी दुनिया के बाद भारत पर सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ और भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में, इतना तो नहीं, टाइम मैगजीन में भी छपी थी। जिस तरीके से कोरोना का कहर बरपा था, थर्ड लेयर्स को लेकर, जो थर्ड की वेव है उसको लेकर किस तरीके से लोग बचाव करें अपना, क्या पैरामीटर्स को अपनाया जाए जिससे कि तीसरी लेयर पर, तीसरी वेव पर काबू पाया जा सके। तो मैं तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो लोगों को प्रिकॉशंस रखना ही सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जो पहले हमारे कंट्री में जो फैसिलिटीज नहीं थी, मोर ओवर अभी हमने काफी अच्छे लेवल तक वो इम्प्रूव किए हैं, बट स्टिल हम जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है और जो टारगेट ग्रुप अभी अफेक्ट होगा, तो उस हिसाब से आई थिंक प्रिकॉशन इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू
राइट नाउ। हम्म, तो अभी भी लोगों को मैक्सिमम वैक्सीनेशन कराना चाहिए हम्म, और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। हम्म, जिनकी सेकेंड डोज पेंडिंग है, आई विल से कि उनको जल्दी से जल्दी अपना लगाना चाहिए। हम्म, जिनकी भी पेंडिंग है जी डॉक्टर एंड जी जो भी कोविड प्रिकॉशंस है वो हम्म, फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सर यहाँ पर आपसे एक सवाल और अहम हो जाता है कि कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है। जिस तरीके से हमने सेकंड वेव से पहले भी देखा था, लोग एकदम निश्चिंत हो गए थे, उन्हें लगा था कि अब कोविड आएगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद कोरोना ने अचानक जिस तरीके से सेकंड वेव में अटैक किया, तो लोगों को काफ़ी बड़े स्तर पर अ, उसने संक्रमित किया, लोगों को अपनी चपेट में लिया। अब एक बार फिर से थर्ड वेव आने की अंदेशे लगाए जा रहे हैं, सरकार तैयारियां कर रही है पूरी तरह से, हरियाणा सरकार भी इसको लेकर तैयार है। लेकिन ऐसे में थर्ड वेव आने का खतरा कितना संभावित है? क्या जिस तरीके से लोग अपने आप को ये सोच रहे हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी, उसको लेकर आप कुछ दर्शकों को बता पाएं कि थर्ड वेव का अभी भी खतरा बरकरार है? जैसे कि रिसेंट रिपोर्ट से सर हमें भी पता चला है कि ये न्यू वेरिएंट आया है। तो जी कैसे वो लोगों को अफेक्ट करेगा, कितनी हमारी मोर्टेलिटी रहेगी, वो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। बट स्टिल मैं तो यही आपको कहूँगा कि लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा इस चीज़ को लेकर चले कि ये हवा में है और ये आपको अफेक्ट कर सकता है। आपको प्रिकॉशंस लेने नहीं छोड़ने, सफाई रखना नहीं छोड़ना। और अगर कोई आपको लगता है पेशेंट ऐसा कोई सिम्टोमेटिक है, तो उसको डॉक्टर के पास अपना टेस्ट करवाने जरूर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और जी जो थर्ड वेव की बात है वो ऐसा है कि लेट्स सी कि जिस हिसाब से लग रहा है अदर कंट्रीज में भी केसेस आने स्टार्ट हो गए। तो पहले भी जैसे फर्स्ट वेव के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि इंडिया में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। जी बट जो जब स्प्रेड हुआ तो वो इतना वाइड स्प्रेड हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल था। जी तो हमें वो कंडीशन दोबारा नहीं लेके आनी है। हम्म इट्स बेटर कि हम पहले से उस चीज को प्रिपेयर रहें ताकि हमें दोबारा ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर वरुण, यहाँ पर एक सवाल बेहद अहम ये है कि प्रिकॉशंस में लोग क्या क्या यूज़ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मास्क अमूमन यूज़ करते हैं लोग, फिर मास्क उतार देते हैं। ज़्यादातर 24 घंटे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के लिए, फिर वो सैनिटाइज़र्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आप बता पाएँ कि मास्क किस तरीके का यूज़ करें, कौन सा मास्क बेटर रहेगा, सैनिटाइज़र्स कैसे यूज़ करना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ बता पाएँ सर? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए शायद ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना अपनी डेली रूटीन में मुश्किल है। कोई मास्क पहन के नहीं बात कर सकता या डेली सैनिटाइजर नहीं यूज कर सकता। जी तो वो इतना कर सकता है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करे। जी और दूसरा है अपने हैंड वॉश, अगर आप हैंड रब से कर सकते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो एक साबुन से, पानी से, मतलब अपनी सफाई जरूर रखें। अपने हाथ, नाक, मुंह, कान के ऊपर टच बार बार ना करें। हम्म और जो भी आपके मास्क हैं, अगर आप N95 लगा सकते हैं तो दी बेस्ट चीज है, बिकॉज वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा आपको। जी अदर देन दैट आप बाकी मास्क तो एटलीस्ट यूज कीजिए, बिकॉज प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे। एट हम्म एनी कॉस्ट आपको रखने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ये भाई। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रिकॉशंस के बिना तीसरी वेव से निपटना इजी नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर यदवेंद्र सिंह हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं पिहोवा से। सर, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कोविड की सेकेंड वेव भी जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखी और हमारे देश ने हाँ सबसे जी। ज़्यादा उसको सहन किया, फेस किया, क्योंकि तस्वीरें सबके सामने थी, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं अपनों की जान को बचाने के लिए अपने ही जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। अब थर्ड वेव को लेकर लोग किस तरीके से सुरक्षित रहें, किस तरीके से वो सेफ रह पाएँ, अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित रखें, उसके बारे में कुछ बता पाएँ आप? सबसे पहले तो सर यही है कि लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जी और अपना अगर वैक्सीनेशन के लिए सर बहुत सरकार ने भी जोरों शोरों से हर जगह कैंपिंग कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फर्स्ट डोज अगर लग गया है तो सेकंड भी जल्द से जल्द लगवाएं, जब भी उनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। सेकंड डोज, फर्स्ट डोज के 19 डेज, 84 डेज का जो है हमारा। जी थर्ड सर ये है कि अब तो हमारे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स जो कि सरकार ने अवेलेबल करवाए हैं, हम्म जो कि हमारे सीएससी स्तर पे भी लगने शुरू हो गए हैं। हम्म तो ऑक्सीजन का ये है कि सर थर्ड वेव से पहले हमारी सरकार भी है और हम भी काफी तैयारी कर रहे हैं। हम्म लेकिन लोगों से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो भी पहले प्रिकॉशन ले रहे थे वो भी अब लगातार वो लेते रहें, हम्म उसमें ढील ना बरतें। हम्म क्योंकि थर्ड वेव से आने से पहले अगर खुद लोग अपना ध्यान
जरूरी है कि अपना ध्यान वो सबसे पहले खुद रखें जी। और जितने भी हम पहले कोशिश कर रहे थे कोरोना से बचने के लिए वो लगातार वो चीजें बनाए रखें। हाँ, डॉक्टर यदविंद्र, एक सवाल यहाँ पर बेहद अहम सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जब कोविड होता है तो उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स आप बता पाएँ कि लोग उसको ईज़िली सेल्फ डायग्नोस कर लें कि आखिर कोविड हमको हुआ है। क्योंकि कई बार ये लगता है कि वायरल फीवर है ये, या मौसमी बुखार है, या वायरल इन्फेक्शन है। तो किस तरीके से कुछ 1-2 स्टेप्स या 1-2 सिम्टम्स आप बता पाएँ जिससे कि लोग पहचान कर पाएँ कि कोविड है? हाँ जी, बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो बुखार तो सब लोगों को जिनको भी डेंगू का होगा आएगा ही आएगा। जी। दूसरा है कि सर इसमें जो जॉइंट पेन है, जी। जॉइंट पेन रहेगा। हुँ। तीसरा सर आँखों में जो हमारी आँखों के पीछे पेन रहता है सर, हेडेक रहता है हुँ। और नोज़िया, वॉमिटिंग रहता है सर इसमें। और हुँ। कहीं से भी अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं किसी के, तो हुँ। ब्लीडिंग रहता है सर। हुँ। मतलब कि नाक के रास्ते से या जो हमारे माउथ गम्स होते हैं, इनमें ब्लीडिंग आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये सर कुछ लक्षण है जो बाकी डेंगू को बाकी चीज़ों से अलग हुँ। बना देते हैं या दिखाते हैं कि हाँ, उस पर्सन को डेंगू है या हो सकता है या हो रहा है। तो हुँ। ये चीज़ें हैं सर जो डिफरेंट हैं बाकी बुखार से। कोविड की बात की थी सर मैंने, कोविड में किस तरह के सिम्पटम्स होंगे? चलिए मैं आपसे इसका जवाब लूँगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, राजेश हैं, पेहोवा से जुड़ गए हैं। राजेश, अपना सवाल करिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोविड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, काफी गले में खराश होना, खांसी आना और हल्का बुखार चढ़ना, तो मतलब अगर जैसे कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो उससे फिर बचाव के लिए घर में आइसोलेट किस तरह से किया जाए? जी, बिल्कुल। डॉक्टर यदविंद्र। हाँ जी, सबसे पहले तो अगर किसी भी पर्सन की, किसी व्यक्ति की कोरोना पोस्ट पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले तो उसको हम अगर होम आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनका हर चीज़ अलग किया जाए। जैसे उनका कमरा, हुँ। उनका अगर अटैच वॉशरूम है कमरे के साथ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम खाना भी किसी चीज़ में उनको दे रहे हैं, तो जितने भी उनके हम बर्तन हो गए हैं या जो वो भी उनको हम अलग रखें। हुँ। और इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपने जो निजी अगर सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे जो आशा और इनम्स हैं, वो वहाँ पे उनके घर पहुँच जाते हैं। जी। और जितनी भी मेडिकेशन है वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। हुँ। तो वो उनसे जैसे ही आता है तो हमारे जो आशा इनम्स हैं और अगर डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ऐन मौके पे पहुँचकर उनको अच्छा हुँ। जो ट्रीट कर देते हैं। बाकी ये है कि अगर होम आइसोलेशन में तो हर जो पर्सन पॉजिटिव है, हुँ। उसको हम सब कुछ अलग करें। हुँ। रूम, वॉशरूम और खाने-पीने का जो भी हम उन्हें दे रहे हैं, हुँ। तो सब कुछ अलग कर देते हैं हम उनको हुँ। होम आइसोलेशन में। उम्मीद करते हैं राजेश आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर यदविंद्र से मिल गया होगा। डॉक्टर सर, वही सवाल मेरा कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिक कुछ सिम्टम्स, 1, 2, 3 बता पाएँ, 1, 2, 3 करके कुछ आप बता पाएँ जिससे कि आम लोग उससे अवेयर हो पाएँ, क्योंकि कोविड, डेंगू और वायरल फीवर जो नॉर्मल होता है उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल कई बार फीवर बढ़ता है, कई बार उतर जाता है, कई बार फिर तेज़ हो जाता है और मेडिसिन खाने के बाद फिर उतर जाता है। तो किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएँ हम इन तीनों फीवर्स में? देखिए जो कोविड फीवर है या डेंगू फीवर की हम बात करते हैं, अगर इन दो दो चीजें इस टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा में है, जी। तो इन दोनों में क्या है कि अगर हम कोरोना फीवर आता है तो वो कंटिन्यू रहता है। ऑलमोस्ट काफी टाइम तक वो कंटिन्यू रहता है और हुँ। जिसमें क्या है कि फीवर का कम ज्यादा नहीं है, उसमें कंटिन्यू चलता रहता है। हुँ। डेंगू फीवर क्या है कि सर जैसे ही किसी पर्सन को अगर गर्मी आ रही है तो उसका फीवर उतर जाता है, जैसे उसे दोबारा ठंड लगती है तो फीवर दोबारा आना शुरू हो जाता है। जी। कोरोना का जो सर फीवर है उसमें क्या है कि सर बॉडी पे कहीं पे भी रैशेस वगैरह नहीं बनते हैं। हुँ। लेकिन जो डेंगू फीवर है सर उसमें हर बॉडी पे रैशेस बनते हैं। जी। कोविड के फीवर में सर कहीं से भी कुछ भी ऐसा ब्लीडिंग वाला लक्षण नहीं रहता है। हुँ। लेकिन अगर सर डेंगू है उसमें ब्लीडिंग कहीं से भी आपके बॉडी से हो सकते हैं। जी। और अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें सर तो प्लेटलेट्स का जो है गिरना वो सिर्फ डेंगू फीवर में, हुँ। कोविड फीवर में ऐसा सर कुछ नहीं आता है। और रिपोर्ट कोविड के जो सर आरटी-पीसीआर जो हम करवाते हैं, रैपिड टेस्ट करवाते हैं, जी। वो हमें हमेशा सर कोरोना में ही मिलता है, हुँ। नॉट इन डेंगू। जी। डॉक्टर यादवेंद्र, मैं आपको यहाँ पर एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, उनसे सवाल करेंगे। रमेश हैं सबसे पहले, रमेश बिहार से जुड़े हैं। रमेश, अपना सवाल करिए। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि बार बार फीवर आ रहा है और पहली वैक्सीन हमने लगवा भी ली है, और उसके बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर वरुण। डॉक्टर वरुण, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है प्लीज। क्या? एक्चुअली उनको बार बार फीवर आ रहा है वैक्सीनेशन के बाद, उनका सवाल ये था। ओके, तो जी। पहले तो उनको कुछ टेस्ट करवा लेनी चाहिए नजदीक अपने डॉक्टर के पास जाके। कुछ टेस्टिंग करवानी चाहिए, उसको ब्लड प्रोफाइल करवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ऐसे सिम्टम्स आना नॉर्मल नहीं है।
माइट बी ड्यू टू एनी अदर कॉज, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, हम्म, तो पहले उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता तो अदर देन दैट फिर हम कोविड के बाकी टेस्टिंग में कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है। एक और दर्शक है हमारे साथ, विकास कुमार हैं लाडवा से। विकास, अपना सवाल करिए। सर जैसे वैक्सीनेशन करवा रखी है सर 2 बार, उसके बाद भी सर सिम्टम्स आते हैं इसके कोरोना के, तो टेस्ट वगैरह कराया तो नेगेटिव आया, लेकिन फीवर आता है बहुत। जी, डॉक्टर यदविंद्र, फीवर बराबर आता है वैक्सीनेशन के बाद और उतर नहीं रहा है, इनका सवाल। हाँ जी, अगर फीवर दोबारा दोबारा सर आ रहा है और हम अगर पहले इन्वेस्टिगेशन अगर हम कर रहे हैं रैपिड और आरटीपीसीआर की, अगर वो भी हमारा नेगेटिव आता है हम्म, तो हम उसके बाद सर वायरल फीवर या डेंगू फीवर की तरफ जाना चाहेंगे। उसमें हम्म, क्या है कि सर हम बाकी टेस्ट करवाना जरूर करवाना चाहिए उन्हें। हम्म, सबसे पहले सर उन्हें अपने जो निजी स्वास्थ्य केंद्र है सर वहां पे जाना चाहिए। हम्म, सर वहां पे उनके जितने अदर टेस्ट हैं सर वो करवाएं। हम्म, उसमें सर रूल आउट हो जाएगा कि उन्हें फीवर बार बार क्यों आ रहा है। हम्म, टाइफाइड भी हो सकता है सर। बिल्कुल, सीज़न चेंज हो रहा है। विकास, आप हाँ तमाम जी। टेस्ट करा सकते हैं जिस तरीके से आपको निर्देश दिए गए हैं डॉक्टर की तरफ से, डॉक्टर यदविंद की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन इस बीच डॉक्टर वरुण, यहाँ पर एक सवाल ये है कि बात कोविड की जाए तो कोविड इस समय लगातार एक डर का सबब बना हुआ है। डर की बात की जाए तो डर कितना बड़ा रोल अदा करता है इम्यूनिटी गिराने में, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करने की हम अमूमन बात करते हैं कि ये खाना चाहिए हमको, वो खाना चाहिए। उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करें। लेकिन कई कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट को पता लगता है जैसे ही कि मुझे कोविड हो गया, तो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही डर जाता है वो। तो डर का फैक्टर क्या इम्यूनिटी को डाउन करने में, इम्यूनिटी को गिराने में क्या रोल अदा करता है? जी डेफिनेटली सौरभ, एक लेवल तक एक डर जब है, जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है ना, वो आपके इम्यून सिस्टम पे डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो मैं तो लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप डरे नहीं, जी। इस बीमारी को समझें, हम्म, कैसे इससे बचना है। अगर हम्म, इसको हो जाता है तो उससे घबराना नहीं है, हम्म, इससे फाइट करके आप बड़े ही 100% रिकवरी ले सकते हो, हम्म, अगर आप अच्छे से उस चीज को समझो कि कैसे उस बीमारी से निकलना है। हम्म, डरोगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। बिल्कुल। प्रॉपर दवाई लोगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इस बीमारी से बच नहीं सकते। बहुत सारे लाखों लोग हैं जो बचे हैं, हम्म, बिल्कुल 100% रिकवरी हुई है। हम्म, तो डरना नहीं है, हम्म, आपको इस बीमारी से बचना है, हम्म, प्रिकॉशंस लेने हैं और समझना है। अगर ये हो जाती है आपको या आपके परिवार को, हम्म, घबराने की बजाय आप बल्कि प्रिकॉशंस बढ़ाओ, हम्म, ताकि हम अपने मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। बिल्कुल। डर एक बड़ा फैक्टर, जिस तरीके से डॉक्टर वरुण बता रहे थे कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है एक तरीके से कहा जाए तो। अगर डर गए तो फिर उस चीज़ को, इम्यूनिटी का उस पर असर पड़ेगा, इम्यूनिटी पर उसका असर पड़ेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ है, संदीप सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनका सवाल लेंगे। रिएक्शन में डॉक्टर वरुण से चाहूँगा। संदीप, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 की दोनों डोज लगवा ली हैं और पिछले 1 हफ्ते से ये है कि खांसी जुकाम ये चल रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, उन्होंने मेडिसिन लिख दी पर कुछ आराम नहीं लगा हुआ है। हम्म, जी, तो आपके कुछ टेस्ट करवाए हैं डॉक्टर साहब ने? लिखे थे और वो करवा भी लिए मैंने। वो कह रहे कि वायरल की शिकायत है और वो बोल रहे हैं, पर वो है कि खांसी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको प्रिस्क्राइब ये करूंगा कि एक तो आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए और आप बेसिक प्रिकॉशंस जो आप गार्गल्स हैं और बाकी ठंड से बचाव रखें। जो मौसम अभी थोड़ा खराब है, डस्टी है, उससे थोड़ा प्रिकॉशंस रखें। और बाकी जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होंगी, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स आपको प्रिस्क्राइब की होंगी, और आप टाइम भी लीजिए। अगर आपको नहीं उस चीज़ से रिलीफ लग रहा तो आई थिंक आपको रिपोर्ट्स या किसी और डॉक्टर की सेकेंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं संदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विनीत एक और दर्शक है हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पिहोवा से। विनीत, अपना सवाल करिए। विनीत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, विनीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर यादवेंद्र, यहाँ पर एक स्मेल की बात होती है। जब कोविड होता है तो कहते हैं कि स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है। ये अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को कि टेस्ट चला जाता है या स्मेल चली जाती है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ बता पाएँ?
हाँ जी सर, एक्चुअली इसमें क्या है कि जब भी किसी को कोविड होता है, उनको अगर हम टेस्ट रिसेप्टर्स की बात करें तो सर वो थोड़ा कम रिएक्ट कर पाते हैं, हमारे जो ब्लॉकर्स होते हैं वो कम एकदम से रिएक्ट करते हैं। दूसरा सर ये रहता है कि कॉमन कोल्ड, उसमें कोल्ड भी रहता है हमारा ना, कोविड में फीवर प्लस कोल्ड रहता है, जिसकी वजह से स्मेल सेंसेशन और ज्यादा कम हो जाता है, टेस्ट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर हाँ जी, ये चीज रहता है कोविड में कि टेस्ट और जो हमारा स्मेल रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को या जो पॉजिटिव है उसको नहीं आता है इस चीज का। बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन वही है कि टेस्ट कराएं, टेस्ट के बाद ही डायग्नोस हो पाएगा कि आखिर नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है, डेंगू है, क्या है। ठीक है, इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, आपके पास आऊँगा डॉक्टर सर। मनोज वल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मनोज, अपना सवाल करिए। मुझे कई साल से साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस के साथ साथ मतलब जो कोरोना जैसे सिम्टम्स होते हैं दोनों में, साइनस और कोरोना में, तो क्या कैसे मतलब डिसाइड करें, मतलब क्योंकि कोरोना का कोई इसमें सिम्टम्स तो नहीं है। जी, मनोज का सवाल डॉक्टर वरुण आपने सुना? जी जी हाँ जी। तो मनोज जी, जो आपको साइनस की प्रॉब्लम है, मोर और लेस ऑब्वियसली इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, तो वैसे से ही सिमिलर फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें थोड़ा ये डिफरेंस रहेगा, जैसे आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अगर उसमें इन्फेक्शन रहता है तो ही आपको फीवर आएगा। अगर आप कोविड से ग्रस्त हो तो आपको फीवर प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको बुखार आ रहा है या लगातार आपकी दवाई लेने के बाद भी आपकी खांसी नहीं जा रही या कोल्ड नहीं जा रहा या कोई और फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हेडेक है, डिजीनेस ऐसा नहीं कवर हो रहा, तो आपको कोविड टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं विनीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन तमाम प्रिकॉशंस को करें, साथ ही टेस्ट पर खासकर ध्यान दें, टेस्ट ज़रूर कराएं जिससे कि डायग्नोस हो पाए इजीली कि आखिर आपको प्रॉब्लम है क्या, बीमारी है क्या। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ है, विनीता कुमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीता, अपना सवाल करिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर यदवेंद्र, वही सवाल मैं आपसे कर रहा था कि जो स्मेल की बात थी, जो आपने बताया एक स्मेल थी, और इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बदलते मौसम में जिस तरीके से हम देखते हैं कि टेम्परेचर अचानक बढ़ रहा है, अचानक कम हो रहा है, क्योंकि गर्मी से हम विंटर सीजन में आ रहे हैं, समर से, तो टेम्परेचर जिस तरीके से घट रहा है और सर्दी हो रही है, ऐसे में खासकर क्या खाया जाए जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। एक हेल्थी रूटीन के लिए, हेल्थी रूटीन लाइफ के लिए क्या हम एक शेड्यूल रखें मॉर्निंग से इवनिंग तक का, रात तक का, कुछ बता पाएँ लोगों को जिससे कि वो इस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर पाएँ? इसमें सर सबसे जरूरी पूरे मैं यही कहूंगा कि इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें अगर किसी को वायरल या कुछ भी फीवर है, कुछ भी ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। दूसरा सर वो ज्यादा फ्रूट्स या फिर अपना प्रोटीन डाइट अच्छा रखें, प्रोटीन विटामिन डाइट सर लें। उसमें सर अगर किसी को अगर वायरल हो भी जाता है तो सर उसमें क्या है कि लोग केमिस्ट या किसी के पास भी जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसका कि इस वायरल में कुछ इतना रोल नहीं होता है। अगर किसी को सर फीवर आ भी रहा है तो सबसे पहले वो अपना पैरासीटामोल या फिर सर वो अगर और ज्यादा फीवर है तो अपना ठंडी पट्टी घर पे कर सकते हैं। नहीं ठीक हो रहा सर आफ्टर, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपने जो भी पास में स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके ये करें और अपना जो फ्लूइड मैनेजमेंट, प्रोटीन और विटामिन डाइट जो है सर वो उसको रखें ताकि उनमें सर जो इम्यूनिटी है वो बूस्टर बना रहे सर। इम्यूनिटी के लिए जिस तरीके से आपने बताया डॉक्टर यादवेंद्र, विटामिन और ये हेल्दी डाइट्स को लें। हेल्दी डाइट्स में कुछ बता पाएँ कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों को एक आम आदमी ले सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें सर जैसे अभी डेंगू की अगर हम बात करें तो वो पपीता हो गया सर, कीवी फ्रूट हो गया, और जितने हमारे विटामिन सी फ्रूट्स होते हैं सिट्रस वाले तो वो ले सकते हैं जी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रात को लें। जंक फूड को अवॉइड करें सर, क्योंकि बारिश का टाइम है और जितना लोग बाहर जंक फूड खाते हैं तो उनको टाइफाइड होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। जी, तो ये तमाम बात हुई फ्रूट्स की। इस बीच मैं आपसे और भी सवाल करूंगा डॉक्टर यदवेंद्र और डॉक्टर वरुण। इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, रोहन है कैथल से, उनका सवाल लेते हैं। रोहन, अपना सवाल करिए। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी आ रही है सर। हाँ बोलिए सर। मेरे को है ना 3-4 दिन पहले टाइफाइड हुआ था। हाँ वो सही हो गया वापस। तो अभी मेरे गले में ना प्रॉब्लम हो रही है, सांस की खांसी वगैरह ऐसी हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। डॉक्टर वरुण जी, तो अभी जो आपको प्रॉब्लम है खांसी जुकाम की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड ही है। आपको पहले बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो कि आप प्रॉपरली गार्गल्स करो, बेसिक मेडिसिन लो, ठीक है। अगर आपका सिम्टम्स कुछ और बढ़ता है, फीवर आता है, तो आप अपनी टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाइए।
चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा रोहन। डॉक्टर वरुण, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से हमने देखा फर्स्ट और सेकंड वेव आई कोविड की, एक बार कोविड हो जाता है तो क्या दोबारा भी कोविड होने के चांसेस रहते हैं, और दोबारा रहते हैं तो क्या क्रिटिकलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रिटिकल ज़्यादा हो सकती है सिचुएशन? क्या फैक्टर्स क्या हैं जिन पर कोविड की क्रिटिकलिटी डिपेंड करती है? यस, डेफिनेटली कोविड अगर आपको पहले हो चुका है तो दोबारा हो सकता है, दिस इज फॉर श्योर। अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से कोविड के सिम्टम्स भी आएंगे और इनफैक्ट क्रिटिकलिटी बढ़ेगी जी। क्योंकि यार इससे क्या रहता है, जैसे जब कोविड किसी के भी लंग्स में अफेक्ट होता है, मतलब उस वायरस से अफेक्ट होता है, तो नॉर्मली लंग्स को फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो फाइब्रोसिस से उसकी जो डैमेज है वो बढ़ेगी और जो सांस लेने में तकलीफ है और भी बढ़ेगी। तो जो मरीज जैसे कोमॉर्बिडिटीज वाले मरीज हैं, जैसे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई इशू है या चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, सीओपीडी या एस्थमा टाइप, तो उन मरीजों में या उन बच्चों में, वैसे वाले एज ग्रुप में ज्यादा डेफिनेटली ये क्रिटिकल रहता है और इन लोगों को इन चीजों का प्रिकॉशन सबसे ज्यादा रखना चाहिए। तो डॉक्टर वरुण ने जिस तरीके से बताया, डॉक्टर यदविंद्र, मेरा वही काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है कि अगर एज फैक्टर की बात की जाए तो हमने देखा और हमारे पूरे देश ने इस चीज़ को फेस भी किया कि कोविड ने किसी भी एज ग्रुप को नहीं छोड़ा, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो जवान बच्चे हों, यूथ हों। आखिर कोविड के जो वेरिएंट्स हैं उस पर काबू पाने के लिए किस तरीके से यूथ और मिडिल एज फैक्टर्स के लोग और ओल्ड एज फैक्टर्स के लोग, क्या तीनों लोगों को एक ही तरीके की डाइट लेनी चाहिए या फिर तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? इसमें सर यही है कि जो पेशेंट्स हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनको पहले कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उन लोगों को जो हमारी डाइट प्लान है या इम्यूनिटी है बूस्टर, वो ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सर किसी ना किसी चीज से लड़ रहे हैं। उस बीच अगर उनको दोबारा कोविड भी किसी वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली कि उनके लिए काफी सीरियस प्रॉब्लम रहेगी। उनके लिए सर यही है कि जो पहले जिस भी चीज से अपना लड़ रहे हैं उस चीज की जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली लें और उसके बिना जो उनका डाइट प्लान है वो हमेशा सर अच्छा रहना चाहिए, जिसमें उनके प्रोटीन और विटामिन और अच्छा डाइट प्लान रहना चाहिए। जैसे सर अगर हम यंग एज की ग्रुप की बात करें तो उनके लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो बाहर जो जंक फूड्स वगैरह हैं सर उनको अवॉइड करें। यंग जनरेशन में सर ऐसा होता है कि उनके काम की वजह से उनको बाहर रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वो ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। इसके लिए सर वो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और जैसे सर यंग और ओल्ड एज में क्या है कि सर मोस्ट ऑफ पीपल को वैक्सीन लग गई है, जो कि एक वरदान की तरह सर वैक्सीनेशन उनका हो गया है, लेकिन बच्चों में सर अभी वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए बच्चों का तो सर खास ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को जो भी उनके घर में बड़े हैं सर उनका खास ध्यान रखना चाहिए। उनको भी सर मास्क, सैनिटाइजेशन जब तक वैक्सीन बिल्कुल प्रॉपर नहीं शुरू होता। डॉक्टर यादविंद्र, प्रॉपर प्रिकॉशंस के बाद ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने यहाँ पर। एक शॉर्ट में आपसे रिएक्शन चाहूँगा, पिहोवा में आपके पीएचसी सेंटर में किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए? सर हमारे पिहोवा में जो सीएससी सेंटर है सर उसमें सर अभी हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है लगभग। उसमें क्या है कि सर पहले जो पिछली बार सर सेकंड वेव में क्या था कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू रहा था, लेकिन अब सर वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह भी लग गया है वो सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट शुरू है। हाँ जी सर, अभी वो शुरू भी होने वाला है, तो अभी ऑक्सीजन और बाकी सर हमारे पास सब कुछ आइसोलेशन वार्ड वगैरह का प्रबंध भी बन गया है। जी तो सर ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी काफी तैयारी है पहले के मुकाबले। जी डॉक्टर वरुण, आपसे भी यही सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले धर्मवीर एक दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, अपना सवाल करिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर वरुण, वही सवाल है, शॉर्ट में अगर आप बता पाएं कि तैयारियां क्या हैं सीएससी घोला चिका में? सर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 बेड अरेंज्ड है फॉर कोविड पेशेंट्स, आइसोलेशन सेंटर है हमारे पास, और 6 बेडेड हमारे पास आईसीयू अवेलेबल है राइट नाउ, और उसमें से 18 बेड्स हमारे सेंट्रली ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है, 24 आवर हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी। मतलब पूरी तरह से तैयार हैं गोला चिका का सीएससी सेंटर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। डॉक्टर यादविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम हेल्थ टिप्स को बताने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कोविड की तीसरी लहर से किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से तैयार रहा जाए। हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रही है कि आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें, इसलिए वैक्सीनेशन भी 2 करोड़ 51 लाख किया जा चुका है।
अब आप सावधानी बरतें, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी चीजें खाते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तीसरी लहर से बचे रहें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।